इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा स्लो। यहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा फास्ट। अब इधर बोर्ड पे आगे बढ़ा जाए। स्पीड बढ़ाओ भाई, तुम लोग की स्पीड सबसे ज्यादा स्लो चल रही है। निकाले तो प्रोसेस क्या कही जाती है? डीएमिनेशन। अमीनो ग्रुप में, अमीनो एसिड में से हमने क्या किया? अमीनो ग्रुप निकाला। प्रोसेस का नाम डीएमिनेशन। डीएमिनेशन के बाद यहां जो पार्ट बचा ये पार्ट कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया के अंदर, और इधर ये जो पार्ट है ये रिमेनिंग पार्ट या तो कन्वर्ट कर दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट में या फिर कन्वर्ट होगा फैट में। यानी कि बॉडी को जब भी अगर अमीनो एसिड को स्टोर करता है तो इटसेल्फ अमीनो एसिड कभी स्टोर नहीं किया जाता। अमीनो एसिड को कन्वर्ट किसके अंदर किया? तो हमने डीएमिनेशन किया, रिमेनिंग पार्ट को कार्बोहाइड्रेट या फैट के फॉर्म में स्टोर कर दिया। वहीं पर अगर अमीनो एसिड में से हम निकाल दें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या निकाले? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो बचा हुआ जो पार्ट है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अमाइन। तो क्या बनता है हमारे पास? अमाइन बना। तो यहां पर जो हिस्टामीन और सेरोटोनिन है, आपको नाम याद नहीं करने हैं। हिस्टामीन बनता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से और सेरोटोनिन बनता है टायरोसिन अमीनो एसिड से। तो यह अमीनो एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो फॉर्मेशन हुआ हिस्टामीन और सेरोटोनिन का। तो हमने कहा कि दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव। वहीं पर जो हेपेरिन है ये बेटा एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। तो केमिकली हेपेरिन क्या होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहें या फिर से कहते हैं कि मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है। अब बात आती है इनके फंक्शंस के बारे में। तो जब आप इनके फंक्शन देखते हैं तो हिस्टामीन जो है ये बेटा काम करता है एज अ वैसोडाइलेटर। तो हिस्टामीन का काम होता है कि ये वैसोडाइलेशन में रोल प्ले करता है, एज अ वैसोडाइलेटर काम करेगा। और दूसरी बात कि ये वैसोडाइलेटर के अलावा अगर हम देखें तो ये रोल प्ले करता है इन्फ्लामेशन में। तो इन्फ्लामेशन कराना काम किसका है? हिस्टामीन का। वहीं पर दूसरी तरफ आपके पास क्या है? सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन का मॉलिक्यूल है ये काम करता है एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो ये क्या है बेटा? वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब हुआ कि ये ब्लड वेसल को क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट कराता है और ये रिड्यूस करता है ब्लड लॉस को। अगर मान लो कहीं भी इंजरी हुई तो इंजरी वाली जगह से जो ब्लड लॉस होना है, इस ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इंजरी वाली जगह पर ब्लड सप्लाई को कम करना, इसमें रोल कौन प्ले करता है? सेरोटोनिन। और वहीं पर जो आपका हेपेरिन है, दिस वन इज एंटीकोएगुलेंट। तो ये ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है। तो एज अ एंटीकोएगुलेंट काम कौन कर रहा है? तो यहां पर हेपेरिन ने काम किया। तो हमने कहा कि हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हेपेरिन ये तीन सब्सटेंस रिलीज होते हैं मास्ट सेल से। अब मास्ट सेल के बाद अगली सेल आपके पास आ जाती है जिसको आप नाम देते हैं यहां पर एडिपोसाइट। सो दैट सेल इज एडिपोसाइट या एडिपोज सेल से कहा जाता है। और इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट। तो ये स्टोर करेगा फैट जो कि एक्चुअली होता है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट हो, चाहे एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो या एक्सेस ऑफ प्रोटीन या अमीनो एसिड हो, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस को स्टोर करना काम होता है आपका यहां पर। तो ये काम किसका रहेगा? तो अपन ने कहा कि ये काम होता है एडिपोसाइट का। अब जो न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस को यहां स्टोर करना है तो स्टोर किया कैसे जाएगा? देखिए ये सेल हो गई आपकी एडिपोसाइट। पहला केस है कि एडिपोसाइट के अंदर एक बड़ी सी फैट वैक्यूल पाई जा रही है और इस फैट वैक्यूल के अंदर एक बड़ी सी फैट ग्लोब्यूल बनी। यहां पर रिजल्टेंट इस एडिपोसाइट का जो न्यूक्लियस था वो पहुंच गया एकदम पेरिफेरी पर। वहीं पर एक दूसरी एडिपोसाइट और थी। इस एडिपोसाइट के अंदर जो फैट वैक्यूल है वो कई सारी बनी। तो देखिए यहां पर फैट वैक्यूल का नंबर कई सारा था। तो कई सारी फैट वैक्यूल बनी और यहां जो न्यूक्लियस है वो कहां गया? सेंटर पर है। तो दो अलग अलग तरीके से फैट का स्टोरेज किया जाता है।
पहले वाले केस में आप देखें तो यहां पर क्योंकि फैट ग्लोब्यूल का नंबर 1 है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि मोनोलॉक्यूलर है। क्या कहा जाता है? मोनोलॉक्यूलर। वही यहां पर फैट वैक्यूल का नंबर कई सारा है तो हमने इसे कह दिया कि यह है मल्टीलॉक्यूलर। तो फैट का स्टोरेज कितने तरीके से हुआ? तो मोनो और मल्टी। मोनो के अंदर हमने कहा कि यहां पर एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल पाई जा रही है तो फैट ग्लोब्यूल का नंबर कितना है? 1। जबकि मल्टीलॉक्यूलर के अंदर हमने कहा कि कई सारी फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है तो यहां पर मेनी फैट ग्लोब्यूल्स हैं तो हमने इस कंडीशन को कहा मल्टीलॉक्यूलर। यहां देखिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों चीजें कहां आ गई? पेरिफेरी पर। तो हमने कहा कि इसके केस में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों ही पेरिफेरल हैं तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर पेरिफेरल। जबकि वहीं पर यहां आपको दिखाई दे रहा है कि साइटोप्लाज्म कंपैरेटिवली ज्यादा है और न्यूक्लियस जो है इज एट सेंटर। तो न्यूक्लियस यहां पर कहां पाया जा रहा है? सेंटर पर मौजूद है। तो इधर न्यूक्लियस सेंटर पे है जबकि यहां पे न्यूक्लियस कहां पहुंच गया? पेरिफेरी पर। और साइटोप्लाज्म का अमाउंट वहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा रहा जबकि यहां पे क्या हो गया? कम। जब इसके पास साइटोप्लाज्म कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी यहां कम होगा और माइटोकॉन्ड्रिया को आप डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं सेल के ऑक्सीडेशन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वहां कम था जबकि यहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। यानी कि ऑक्सीडेशन किस फैट का आसान है? तो इस वाले फैट का ऑक्सीडेशन आसान है जबकि इसका ऑक्सीडेशन कंपैरेटिवली मुश्किल है। यहां पे कोई पिगमेंट नहीं होता तो इसके केस में कोई भी पिगमेंट नहीं है। तो पिगमेंट नहीं है तो ये अपने को कैसा दिखेगा? कलरलेस। तो कलरलेस दिखने की वजह से इसे कह दिया जाता है कि यह है व्हाइट फैट। तो ये क्या हो गया? व्हाइट फैट। जबकि इधर पाया जाता है साइटोक्रोम पिगमेंट। तो इसमें पिगमेंट कौन सा है? साइटोक्रोम पिगमेंट है और साइटोक्रोम पिगमेंट के पाए जाने की वजह से हम बोलते हैं कि यहां पर है ब्राउन फैट। तो यहां पर फैट कौन सा है? ब्राउन फैट कहा जाता है। अब बात आती है कि दोनों पाए कहां कहां जाते हैं। तो व्हाइट फैट के एग्जांपल अगर आप देखें तो ये पाया जाता है बीनीथ स्किन। कहां होता है? स्किन के नीचे। तो बीनीथ द स्किन मौजूद है। जबकि वहीं पर ब्राउन फैट को अगर आप देखेंगे तो ये ब्राउन फैट पाया जाता है एक तो न्यूबॉर्न बेबी के केस में और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये बनाता है बेटा एक कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइस। न केवल न्यूबॉर्न बेबी के केस में होता है बल्कि साथ ही साथ ये पाया जाता है हाइबरनेटिंग एनिमल्स के केस में। तो हमने कहा कि हाइबरनेटिंग मैमल्स जो है वहां पर भी ये पाया जाता है। और हाइबरनेटिंग मैमल्स का मतलब हुआ ऐसे मैमल्स जिनके अंदर हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है तो उनके अंदर भी ये मौजूद होता है। तो इन दोनों ही जगह पर पाया जाएगा और ये हाइबरनेटिंग मैमल्स के अंदर जो मौजूद है तो हाइबरनेशन के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखिए जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तब से लेकर के जब तक पार्चुरेशन नहीं होता तब तक एम्ब्रियो लगातार 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि मदर की वोम के अंदर है। जैसे ही पार्चुरेशन हुआ तो बेबी आया रूम टेम्परेचर पे जो कि आइडियली 20 से 25 के बीच में होता है। यानी कि अचानक से बॉडी टेम्परेचर में 12 से 15 डिग्री की कमी आई। तो बाहर के टेम्परेचर में इतनी कमी आने के बावजूद बच्चे के अंदर शिवरिंग नहीं होती क्योंकि उस टाइम पर जो ब्राउन फैट है ये ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। यहां से जो एनर्जी मिली वो क्या करेगा? शिवरिंग को प्रिवेंट कर देगा। ऐसे ही आप देखिए तो पोलर बियर्स के अंदर ये ब्राउन फैट पाया जाता है। पोलर बियर्स आपको पता है कि जब तक फूड खा रहे होते हैं तो खूब खाना खाते हैं, खूब अपने पास फैट स्टोर कर लेते हैं। फिर जब ज्यादा सर्दी का टाइम आता है तो उस टाइम पे केव्स वगैरह के अंदर चले जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। तब जो ब्राउन फैट है ये इनके काम आता है। बस आपको साथ में ध्यान देना है कि जब ये पोलर बियर इनएक्टिव है उस टाइम पे इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है।
तो ब्राउन फैट ज्यादा लंबे टाइम तक काम कर जाता है। वहीं पर जब पोलर बियर एक्टिव है तब इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो हमने यहां पर कहा कि दो तरीके का फैट स्टोरेज होता है, ये एडिपोसाइट के दो टाइप हैं। हमारे अंदर जो मौजूद होगा, ये हमारे अंदर आपको दिखेगा, वो कौन सा होगा? ये व्हाइट फैट हमारे अंदर दिखाई देगा, ब्राउन फैट हमारे अंदर नहीं पाया जाता। अब यहां पर इन 5 सेल्स के बाद आपको हमने एक और सेल मैंने आपको दिखाई थी जिसका नाम क्या था? लिम्फोसाइट। तो अब यहां पर अगली सेल आपके पास आ जाती है लिम्फोसाइट। तो हमने कहा कि अगली सेल यहां पर आ गई आपके पास लिम्फोसाइट। अच्छा, नंबरिंग देख लेना, कल अपन ने जैसे की हो उस हिसाब से नंबरिंग कर लेना। लिम्फोसाइट के बारे में अगर देखें तो लिम्फोसाइट के बारे में आपको पता है कि इसका जो न्यूक्लियस था लगभग गोल था और कहा सेल के लगभग सेंटर में, थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट था। लिम्फोसाइट के बारे में आप जानते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, एक जिसे कहा जाता है बी लिम्फोसाइट या बी सेल, और दूसरा जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट या टी सेल कहा जाता है। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है, यहां पर ये आपको प्रोवाइड क्या करती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है। वहीं पर जो टी सेल है, ये आपको प्रोवाइड करती है सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो दो तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड की, यानी कि जो लिम्फोसाइट है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। तो लिम्फोसाइट ने आपको क्या प्रोवाइड किया है बेटा? इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड किया, या आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जो बी लिम्फोसाइट है, बी सेल के आप जानते हैं 2 टाइप होते हैं, एक जिसे कहा जाता है प्लाज्मा बी सेल, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बी सेल, या बीएम करके लिख देते हैं। वहीं पर जो टी सेल है, इसके बारे में आप जानते हैं ये 4 तरीके की होती है। एक तो किलर टी सेल, दूसरा होती है हेल्पर टी सेल, फिर हो जाती है सप्रेसर टी सेल, और फिर चौथी होती है मेमोरी टी सेल। तो टी सेल के हमारे पास कितने टाइप हैं? 4। कौन कौन से? तो हमने कहा किलर, हेल्पर, सप्रेसर और मेमोरी। इसमें से जो प्लाज्मा बी सेल है, ये क्या बनाती है बेटा? एंटीबॉडी। क्या बनाएगी हमारे अंदर? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो जब भी मुझसे कहा जाएगा कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, तो मेरा पहला ऑप्शन होगा प्लाज्मा बी सेल। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर बी सेल, ये भी ना मिले तो लिम्फोसाइट। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाएगी। तो अगले टाइप की सेल ये हुई। अब इसके बाद हमने देखा था कि एसिडोफिल और बेसोफिल भी प्रेजेंट थी, उनके बारे में हम ब्लड के टाइम पे बात कर लेंगे। अभी हमने यहां पर समझा कि सेल्स कौन कौन सी पाई जाती है। तो एक बार देखो, सेल तक की कहानी अपने को समझ में आई? इसमें कहीं कंफ्यूजन? फटाफट इसको लिख के कंप्लीट करो, फिर बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। हाँ बेटा, इसके अंदर जो फैट है वो क्योंकि सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेल क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो ऑल्दो कलर केवल फैट का होगा ब्राउन, पर आपको पूरी सेल ही ब्राउन कलर की दिखाई देगी। कहां? ये अपन ने बात की कि स्टैंडर्ड यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे बेसिक टाइप का है। तो बेसिक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये सारी सेल है, बाकी सबके अंदर ये सारी सेल पाई जाएंगी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। जैसे कि बोन और कार्टिलेज के अंदर देखेंगे तो इनमें से कई सारी सेल नहीं होगी। क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ये कहा कि यहां साइटोप्लाज्म कम है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली रिलेटेड है एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन से, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा स्लो। यहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा फास्ट। अब इधर बोर्ड पे आगे बढ़ा जाए, स्पीड बढ़ाओ भाई, तुम लोग की स्पीड सबसे ज्यादा स्लो चल रही है। बोर्ड पे आगे बढ़े। देखिए, अब बेटा जब हम सेल्स के बारे में बात कर चुके हैं, देन वी शुड नो अबाउट फाइबर्स, कि यहाँ पे फाइबर्स कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसा हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स।
फाइबर के बारे में सबसे पहली बात कि ये जो फाइबर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये बेटा बने किसके होंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स यहां पर पाए जाते हैं। फाइबर्स के बारे में दूसरी बात आती है कि ये जो फाइबर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। पहला क्या? स्ट्रेंथ, दूसरा इलास्टिसिटी, और तीसरा प्रोवाइड क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। तो फाइबर्स की वजह से तीन चीजें आई, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमने कहा कि ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप। तो फाइबर्स के टाइप कितने हो गए? 3। अब ये जो 3 टाइप है इनमें से पहले टाइप के फाइबर कहे जाते हैं व्हाइट फाइबर, या हम इन्हें क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइबर। तो व्हाइट फाइबर के लिए दूसरा नाम अपने पास क्या है? कोलेजन फाइबर। सेकेंड आर कॉल्ड एज येलो और इलास्टिक फाइबर। तो अगले को आप क्या बोलते हैं? येलो, या फिर क्या कहा? इलास्टिक फाइबर कहा। और थर्ड टाइप के फाइबर आ जाते हैं रेटिकुलर। यानी कि तीनों फाइबर्स के अंदर कॉमन बात क्या है? तो तीनों फाइबर्स में हमें कॉमन बात दिखाई दे रही है कि ये तीनों ही फाइबर बने किसके हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। और ये फाइबर्स ही हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यहां जो व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर है, इनके अंतर क्या होते हैं? तो देखो बेटा, व्हाइट फाइबर जो है ये बना होता है कौन सी प्रोटीन का? कोलेजन प्रोटीन। यहां बनाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? कोलेजन। आपने बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ा है कि कोलेजन प्रोटीन पूरे एनिमल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन। सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर आर येलो फाइबर विच आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। तो इसको बनाने वाली प्रोटीन का नाम इलास्टिन। जबकि वहीं पर ये रेटिकुलर फाइबर किसके बने होते हैं? रेटिकुलिन प्रोटीन के। यानी कि तीनों ऑल्दो बने तो प्रोटीन के ही हैं, पर तीनों के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन क्या सेम है? नहीं, तीनों जगह पे पाई जाने वाली प्रोटीन अलग अलग। अब हमने देखा था कि जो व्हाइट फाइबर्स हैं ये किसके अंदर थे बेटा? बंडल्स में थे। सो दे आर इन बंडल्स। और साथ में हमें दिखाई दिया था कि दे वर अनब्रांच्ड, इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। येलो फाइबर्स में हमने देखा था कि ये अकेले होते हैं और इनके अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है। सो दे वर सिंगल एंड ब्रांच्ड। रेटिकुलर फाइबर में हमने देखा था कि ये अकेले हैं और इनके अंदर ब्रांचिंग बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी कि दे आर हाईली ब्रांच्ड। तो हमने कहा कि ये सिंगल है और हाईली ब्रांच्ड होते हैं। तो तीनों टाइप के फाइबर्स के जो डिफरेंसेस थे, अब उन डिफरेंसेस को और अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो फर्दर आप देखिए, यहां पर ये जो आपके व्हाइट फाइबर्स हैं इनके अंदर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। यानी कि वहां जो बात की ना स्ट्रेंथ के बारे में, तो वो स्ट्रेंथ ज्यादा किसके अंदर है? व्हाइट फाइबर में। जबकि इसके पास इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। तो स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, जबकि इलास्टिसिटी क्या है? पुअर। येलो फाइबर्स के बारे में हमने कहा कि यहां पर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होगी, तो स्ट्रेंथ इसके अंदर कम है, जबकि इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इसीलिए इसको इलास्टिक फाइबर कहा जाता है। वहीं पर रेटिकुलर फाइबर में आप देखें तो ये हम कहते हैं कि डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट होने का मतलब हुआ कि इनके पास स्ट्रेंथ है कि नहीं? नहीं, इनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती है। डेलिकेट होने के साथ साथ आप देखिए इनके अंदर इलास्टिसिटी इज एब्सेंट। तो आप कहते हैं डेलिकेट है और इलास्टिसिटी यहां पर क्या हो जाएगी? एब्सेंट। यानी कि इलास्टिसिटी इनके पास नहीं पाई जाती है। तो तीनों टाइप के फाइबर के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हुए कि भाई स्ट्रक्चरल डिफरेंस कहां है। तो हमने कहा कि 3 टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं और तीनों फाइबर्स में अंतर है। कहां कहां पर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले जो व्हाइट फाइबर है ये पाया जाता है इन केस ऑफ टेंडन। कहां होता है बेटा? टेंडन में। और टेंडन किस किस को जोड़ता है? मसल टू बोन। यानी कि हमारी जैसे बाइसेप मसल है
ये रेडियस अल्ना बोन के साथ जुड़ी है, तो मसल और बोन को जोड़ने वाला कौन है? टेंडन। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है पर इलास्टिसिटी इसके अंदर पुअर है। वहीं पर ये आपके इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं इन केस ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से, तो बोन और बोन दोनों ही रिजिड स्ट्रक्चर हैं, तो दोनों के बीच में स्लाइड मूवमेंट हो पाए, उस स्लाइड मूवमेंट के लिए यहां लिगामेंट इनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। और यहीं पर रेटिकुलर फाइबर जो है दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो ये कहां पाया जाएगा? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। लाइक एस मान लो बोन मैरो के अंदर हो, थाइमस के अंदर है, स्प्लीन में है, लिम्फ नोड्स में है, लिवर के अंदर मौजूद है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है जिन ऑर्गन्स को कभी भी मैकेनिकल स्ट्रेस टॉलरेट करनी ही नहीं होती है। यानी कि आप सोचिए क्या जीवन में कभी ऐसा कोई मूवमेंट आता है जबकि लिवर को खींचा जाए या स्प्लीन को खींचा जाए, तो इसको किसी भी तरीके से स्ट्रेंथ की जरूरत है ही नहीं। तो जब भी अगर तुमसे कहा जाएगा कि स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो तीनों में से हम नाम किसका लेंगे? कोलेजन फाइबर। कहा कि इलास्टिसिटी कौन देता है? फ्लेक्सिबिलिटी तीनों। ध्यान रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी तीनों। यानी कि स्ट्रेंथ कहा तो कौन? व्हाइट, इलास्टिसिटी येलो और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कहा कि स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाले फाइबर्स यहां पर पाए जाते हैं, जो कि 3 टाइप के हैं। अब फाइबर्स के बाद कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स में अगला आ जाता है बेटा, हाँ यहां पे मैंने कहा ना कि इलास्टिसिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो थोड़ा सा फ्लेक्स करना, खींच के छोड़ना नहीं, थोड़ा सा मोड़ना। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि ये बोन जैसे रिजिड नहीं है। यहां पे क्या है कि थोड़ा बहुत इसको हल्का फुल्का मोड़ा जा सकता है, तो वो जो मोड़ने की एबिलिटी है वो तीनों प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहां पर हमने कहा कि अगला कंपोनेंट आ जाता है अपने पास बेटा ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है ये कहां पर मौजूद होगा, ये ग्राउंड सब्सटेंस है क्या? तो हम कुछ एज्यूम ऐसे करते हैं कि जेली खाइए, ठीक, जैसे जेली वाले आते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल बने हुए, जेलीबल्स करके एक टॉफी आती है शायद, हाँ। तो जो जेली है मान लो उसे जब बनाना होगा, तो जिस किसी पाउडर को अपन ने पानी में गर्म करके बनाया, वैसा अपन ने एक पाउडर लिया, पानी में गर्म किया, उसको हमने थोड़ा ठंडा किया, तो जेली बना। वो क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसके अंदर सब कुछ मौजूद होगा। अब हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ हमने सफेद कलर के धागे डाल दिए, कुछ पीले कलर के धागे हमने डाल दिए, कुछ लाल रंग के धागे डाल दिए, तो ये क्या हो गए? फाइबर्स हो गए। फिर हमने क्या किया, कैडबरी जेम्स आती है अलग अलग कलर की टॉफी, तो वैसी कुछ टॉफी हमने इधर उधर फैला दी, तो वो क्या हो गया? सेल। तो यहां पर अगर आप देखें तो सेल और फाइबर पाई किस में जा रहे हैं? ग्राउंड मैट्रिक्स के अंदर। वही आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो फाइबर और ग्राउंड मैट्रिक्स है उसको बनाता कौन है? फाइब्रोब्लास्ट। हालांकि कुछ मात्रा में ग्राउंड मैट्रिक्स का सेक्रीशन मास्ट सेल भी करती है, पर मास्ट सेल से जो सेक्रीशन है वो कुछ ही अमाउंट के अंदर है। ज्यादातर जो सेक्रीशन है वो कौन कर रहा होगा? फाइब्रोब्लास्ट सेल करती है। तो ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में आपने कहा कि एनसीईआरटी कहती है कि ये बना है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड का। किसका बना है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। और इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अगर मैं किसी स्टेटमेंट में यहां पर कर दूं पॉलीसैकेराइड और यहां कर दूं प्रोटीन, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड यहां जो मौजूद है इसका नाम है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कौन होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है ये बेटा चिपचिपे होते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप लेंगे हाइलुरोनिक एसिड। तो एग्जाम्पल में कौन आया? हाइलुरोनिक एसिड आ गया इसके एग्जाम्पल में। तो हमने कहा कि ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है जिन्हें म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है, और एग्जाम्पल में आपने क्या लिया? हाइलुरोनिक एसिड आपने एग्जाम्पल में दिया, जो क्या बनाएगा? ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। अब यहां ग्राउंड सब्सटेंस के बाद आपको बात करनी है कि हम कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई कैसे करते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में अपने को देखना है। हाँ बेटा, हेपेरिन
हाँ, हेपेरिन में म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। देखिए, अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू को आप डिवाइड करते हैं बेटा 3 कैटेगरी में। कितने टाइप में किया? 3। पहला कहा जाता है लूज। पहले का नाम क्या रहेगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज कॉल्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नाम से समझ में आता है कि अगर सेल्स और फाइबर के बीच में कुछ स्पेसेस अगर मौजूद हो तो आप क्या कहेंगे? लूज कहेंगे। वहीं पर अगर ये सेल्स और फाइबर अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड हो, एकदम पास पास में हो, तो आप क्या कहोगे? डेंस कहोगे। स्पेशलाइज्ड, जबकि अगर इनकी स्ट्रक्चर में कुछ अंतर हो। अंतर होने का मतलब क्या हुआ? आप देखें, फाइबर्स के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि इन मेजॉरिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू fibers are protein made up of structural protein. Fibers are present made up of structural protein. Majority of tissue क्यों कहा? क्योंकि ब्लड के अंदर फाइबर्स होंगे क्या? नहीं। मतलब कि ब्लड बाकी कनेक्टिव टिश्यू से अलग हो गया। अब देखिए, मैंने यहां जो क्लासिफिकेशन दिया है वो लिया है एनसीईआरटी के हिसाब से। अदरवाइज हम इसे चाहें तो पहले रेगुलर और दूसरा स्पेशलाइज्ड में डिवाइड करें, फिर हम रेगुलर को 2 में डिवाइड करें, पर हम डिवाइड किसके हिसाब से करते हैं? एनसीईआरटी के हिसाब से। और एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि 3 टाइप होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जब आप बात करेंगे तो ये होता है 2 टाइप का। पहला कहा जाता है एरियोलर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? एडिपोज। तो पहला कौन सा हुआ? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे को आपने क्या कहा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखना, इन सब में से स्टैंडर्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसे माना जाता है वो ये एरियोलर है, जिसको हम सबसे बेसिक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं। बाकी सब इसकी मॉडिफिकेशन ही है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एज वी नो इट इज ऑफ 2 टाइप। पहला कौन सा हो जाएगा? डेंस रेगुलर, और दूसरा कौन सा कहा जाएगा? डेंस इर्रेगुलर। तो पहले टाइप का नाम हो गया डेंस रेगुलर, और जबकि दूसरे का नाम क्या हो गया? डेंस इर्रेगुलर। तो आपने कहा ये 2 टाइप का होता है, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। वहीं स्पेशलाइज्ड को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। पहला टाइप स्पेशलाइज्ड का कहा जाता है जब हम इसे कहते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा कहा जाता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो कितने टाइप हुए बेटा? 2। कौन कौन से? स्केलेटल और वैस्कुलर। पहला कौन? स्केलेटल, यानी कि जो क्या बनाए? स्केलेटल। और वैस्कुलर कौन? जो ट्रांसपोर्ट करता हो। तो आप देखिए, वैस्कुलर के अंदर 2 चीजें आएंगी। पहला क्या आ जाएगा? ब्लड, और दूसरा लिम्फ। तो वैस्कुलर में पहला ब्लड, दूसरा लिम्फ। ये जो ब्लड और लिम्फ यहां वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जा रहे हैं, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना कि फाइबर्स होंगे क्या? नहीं। तो हमने कहा कि यहां पर फाइबर्स आर एब्सेंट, फाइबर नहीं पाए जाते। वहीं पर स्केलेटल के अंदर 2, पहला कौन? कार्टिलेज, और दूसरा कौन? बोन। ये क्या बनाते हैं? स्केलेटन। और यहां कार्टिलेज और बोन में अगर हम बात करें तो इनके पास हो सकता है कि मिनरल्स पाए जाएं, यानी कि बोन में तो सबके पास मिनरल्स होते ही हैं, कार्टिलेज में भी कुछ के पास मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप देखिए, आपने स्पेशलाइज्ड में क्यों रखा? क्योंकि इधर मिनरल्स हैं, वहां पर फाइबर एब्सेंट हैं, जो बाकी कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाए जा रहे थे। तो इसलिए तुमने क्या कहा कि स्पेशल टाइप के हैं। अब यहां देखिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 102 पर दूसरी लाइन जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, उसमें लिखती है कि कनेक्टिव टिश्यू रेंजेस फ्रॉम। फिर इसमें कहा कि यहां पर रेंज के अंदर जो आपको कहा गया है उसके अंदर हमने ब्लड, बोन, कार्टिलेज, इन सबको हमने कहा रखा है स्पेशल टाइप के अंदर। सिंपल में किसे रखा? एरियोलर को। ध्यान रखें, रेंज वाली जो बात की है एनसीईआरटी ने, वहां पर एडिपोज को कहां रखा है? स्पेशल के अंदर। क्यों रखा? क्योंकि आप एडिपोज के बारे में कहते हैं
दैट इट इज स्पेशल टाइप ऑफ एरियोलर। ये क्या है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ एरियोलर। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल टाइप किसे माना जाता है? एडिपोज को। तो इस लिहाज से एनसीईआरटी ने एडिपोज को कहां रख दिया है? स्पेशल टाइप के अंदर रखा है। अदरवाइज जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने यहां पर एडिपोज को क्या स्पेशल टाइप में रखा? नहीं। मतलब कि अगर डायरेक्टली बेटा रेंज वाली लाइन आ जाती है तो हम क्या एडिपोज के लिए ऑब्जेक्शन करेंगे? नहीं। हमने समझ लिया कि भाई एनसीईआरटी ने एडिपोज को क्यों रखा है स्पेशल के अंदर। वहीं पर हमसे जब क्लासिफिकेशन कराया जाएगा तो हम क्लासिफिकेशन में क्या कहेंगे कि ये लूज और डेंस ये दोनों टाइप कौन से हैं? रेगुलर वाले टाइप हैं। ये दोनों कौन से हैं? रेगुलर। और वो कौन सा हुआ? स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हुआ। अब इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो फर्स्ट वन इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहली बात कि इसका नाम आता कहां से है? तो यहां पर स्पेस पाई जा रही थी ना बिटवीन सेल एंड फाइबर। यहां पर सेल्स और फाइबर्स के बीच में स्पेसेस थे और ये जो स्पेसेस थे इनको नाम दिया जाता है एरियोल। क्या कहते हैं? एरियोल। तो वहां से ये नाम निकल करके आया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो नाम क्या गया? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहा गया। क्यों कहा? क्योंकि सेल्स और फाइबर के बीच में स्पेसेस हैं जिन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? एरियोल कहा जाता है। इसलिए टिश्यू का नाम क्या हुआ? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगली बात ध्यान रखनी है कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है देन इट इज एरियोलर। देखिए अमंग ऑल द टिश्यूज सबसे ज्यादा कौन सा था? कनेक्टिव। कनेक्टिव में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एरियोलर। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये बनाता है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। क्या बनाता है बेटा? सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है। और सपोर्ट फ्रेमवर्क किसके लिए? एपिथेलिया के लिए। तो इसने सपोर्ट फ्रेमवर्क बना दिया एपिथेलिया के लिए। मैंने कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होता है और इसीलिए हमेशा ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ होता है। तो कौन से कनेक्टिव टिश्यू के साथ होगा? तो हमारा आंसर होगा एरियोलर। किसके साथ होगा? एरियोलर। क्योंकि हमेशा एरियोलर के साथ होता है, इसलिए आपने कहा कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन होता है? एरियोलर। अब जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में अगली चीज देखिए कि इसको हम बेटा स्पंजी कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और क्या कहा जाता है? स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू आप कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम कैसा करेगा? एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अब अगर शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है तो इसे एक काम और करना चाहिए कि फिल इंटरनल स्पेसेस ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर जितने इंटरनल स्पेसेस हो इन इंटरनल स्पेसेस को फिल करना काम किसका होना चाहिए? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो इसने क्या किया? ऑर्गन्स के अंदर पाए जाने वाले इंटरनल स्पेसेस को फिलअप किया। तो ऑर्गन्स के अंदर के इंटरनल स्पेसेस को फिलअप करना काम किसका होता है? एरियोलर का। तो एरियोलर में हमने क्या कहा? स्पंजी है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, इंटरनल स्पेस फिलअप करता है, स्किन के नीचे पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। फिर एरियोलर के बारे में अगली बात आपने रखी कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है यहां पर पाई जाने वाली सेल्स कौन कौन सी होंगी? तो आपने कहा कि यहां फाइब्रोब्लास्ट हैं, इसके अंदर मैक्रोफेज पाई जा रही थी। देखो मैं केवल उनका नाम लूंगा जिनकी लेबलिंग एनसीईआरटी ने की। और कौन है? मास्ट सेल। तो ये सेल्स पाई जा रही थी। फाइबर्स में हमने देखा कि यहां पाए जाने वाले फाइबर्स में कोलेजन फाइबर भी थे, रेटिकुलर फाइबर भी है और इलास्टिक फाइबर भी है। तो कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर तीनों तरीके के फाइबर्स हमको यहां दिखाई देते हैं कि कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स यहां पाए जाते हैं। और हमने कहा कि यहां पर सेल्स और फाइबर्स कौन कौन से होंगे?
सेल्स और फाइबर के बाद अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगली बात आती है कि अगर आप इसे देखें तो ये न केवल हमने कहा कि फ्रेमवर्क बनाता है एपिथेलिया के लिए, साथ में आप देखिए बताइए वेस्कुलर होगा कि एवेस्कुलर? वेस्कुलर। क्यों? हमने कैपिलरी देखा था, उसके अंदर कैपिलरी थी, यानी कि टिश्यू कैसा रहेगा? वेस्कुलर है, यानी कि यहां पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स किसके हो गई? एरियोलर के बारे में। अब एरियोलर में आपने क्या कहा कि कहां पर मौजूद है बेटा? सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहा है एपिथेलिया के लिए, तो लोकेशन कहां होनी चाहिए? तो हम कहेंगे कि इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन। कहां होता है? बीनीथ द स्किन। यहां पर ध्यान देना, एनसीईआरटी इसी पेज नंबर 103 पर 3 जगह पे लिखती है। एरियोलर और एडिपोज में लिखती है बीनीथ द स्किन, और डेंस इर्रेगुलर में लिखती है इन द स्किन। फिर से सुनना, एरियोलर एडिपोज दोनों में क्या लिखा? बीनीथ द स्किन। डेंस इर्रेगुलर में क्या लिखा? इन द स्किन। एरियोलर एडिपोज दोनों में क्या लिखा? डेंस इर्रेगुलर में जब भी कहा जाएगा कि इन द स्किन कौन होता है तो आंसर कहा जाएगा बीनीथ द स्किन कौन? एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर एडिपोज कहां? बीनीथ द स्किन। डेंस इर्रेगुलर इन द स्किन होते हैं। तो हमने कहा कि ये पाया जाता है स्किन के नीचे, ऑर्गन्स के बीच में स्पेसेस फिलअप करता है। जहां कहीं भी एपिथेलिया प्रेजेंट होगी तो हमेशा एपिथेलिया के नीचे की तरफ ये पाया जाएगा। अब आप कोरिलेट करें, एपिथेलिया आपके लंग्स में भी पाई जाती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया की हमने बात की थी। आप जब लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो आप वहां पे फाइब्रोसिस की बात करते हैं, यस सर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो वो जो फाइब्रोसिस है वो किसके अंदर होती है? एल्वियोलाई के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है वहां पर फाइब्रस टिश्यू यानी कि एरियोलर टिश्यू प्रोलिफरेट कर जाता है, इसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ेगी, और अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो वो जो फाइब्रोसिस की वहां बात की है, तो कौन से टिश्यू की बात की है? इसके बारे में। इसकी लेयर को लंग्स में पर्टिकुलरली एक नाम देते हैं, डिबोस मेम्ब्रेन कहा जाता है। पर वो चीज आपके काम तब आएगी जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, अगर यहां अच्छे से पढ़ेंगे तो, नहीं तो अगले साल फिर वापस से यही बात सुनेंगे कि ये चीज आपके काम तब आएगी जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक? तो अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे तो डिबोस मेम्ब्रेन अगले साल पढ़ दोगे, नहीं तो 1-2 साल बाद फिर पढ़ोगे। ठीक? तो आपने वो कोशिश करनी है कि अपन डिबोस मेम्ब्रेन जितने जल्दी पढ़ ले उतना ज्यादा बेहतर। तो अब यहां आ जाते हैं एरियोलर के बाद अगले टिश्यू पर, जिसको हम नाम देते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकेंड इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान दीजिए, एडिपोज के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ एरियोलर। यहां एरियोलर के अंदर हमें मेन सेल कौन सी दिखाई दी थी? फाइब्रोब्लास्ट। ये सबसे मेन सेल कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट। यहां पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में इसके अंदर बेटा प्रिंसिपल सेल हो जाती है एडिपोसाइट। प्रिंसिपल सेल कौन होगा? एडिपोसाइट। यानी कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपसे कहूं कि एक टिश्यू जिसके अंदर प्रिंसिपल सेल के सेंटर में फैट इकट्ठा है, न्यूक्लियस पेरिफेरी पर है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर है, तो उस टिश्यू का नाम बताओ? एडिपोज। इसके अंदर मेन सेल कौन होगा? एडिपोसाइट। अब यहां पर आप देखें, ये भी ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एडिपोज टिश्यू या ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू के सारे कैरेक्टर्स यहां पर पाए जाते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर कहां पाए जा रहे हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और क्या क्या ध्यान देना है? तो अगली बात ध्यान देनी है कि जितना भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है, ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट
स्टोर होता है किसके अंदर? एडिपोसाइट में। और जब अगर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट स्टोर होगा, यानी कि फैट जब स्टोर होगा, तो एडिपोसाइट का साइज बढ़ जाएगा ना, एंड इट एनलार्जेस। अब यहां एक बात ध्यान देंगे, ये जो एडिपोसाइट है, केवल एडिपोसाइट का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, एडिपोसाइट का नंबर नहीं बढ़ता है। कभी कोई क्वेश्चन तुमसे कहे कि फैट डिपोजिशन की वजह से एडिपोसाइट का नंबर बढ़ जाता है, तो नंबर नहीं बढ़ता। जो कहानी जैसे अपन ने पढ़ी न्यूरॉन के बारे में, वही सेम कहानी यहां एप्लीकेट होती है एडिपोसाइट के बारे में। आपको पता है, देखो एडिपोसाइट डिवाइड क्यों नहीं करती है? एडिपोसाइट के बीच में क्या मौजूद है? फैट वैक्यूल मौजूद है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? फैट। अब अगर सेल डिवाइड करेगी तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी होगी। क्या साइटोकाइनेसिस में आप फैट को डिवाइड कर पाएंगे? नहीं। तो रिजल्टेंट सेल कह देती है कि ठीक, हम डिवाइड करेंगे ही नहीं। तो इसलिए सेल के नंबर में अंतर नहीं आता, केवल अंतर कहां आता है? सेल के साइज में अंतर आता है। तो क्योंकि फैट स्टोरेज सेल के अंदर होता है, इसीलिए जो है फैट को बॉडी से बाहर निकाल पाना कंपैरेटिवली मुश्किल काम हो जाता है। तो हमने कहा कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है? स्टोर हुई। अब हमने कहा कि प्रेजेंट कहां है? तो हमने कहा कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। कहां पाया जा रहा है? बीनीथ द स्किन। तो स्किन के नीचे ये पाया जाता है, तो स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा। और हमने कहा कि इट इज प्रेजेंट अराउंड ऑर्गन्स। कहां पाया जाता है? अराउंड ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स के अराउंड पाया जाता है, तो ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट है और स्किन के अंदर पाया जाएगा। इस टिश्यू का नाम क्या है? एडिपोज। इसके अंदर व्हाइट फैट, ब्राउन फैट, दोनों चीजों के बारे में हम बात कर ही चुके कि व्हाइट फैट का मतलब क्या होता है और ब्राउन फैट किसे कहा जाता है। एरियुलर और एडिपोज ये दोनों किसके टाइप थे? आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के। लूज के बाद फिर आपका आ जाता है अगला, जिसको आपने क्या नाम दिया है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो आप जरा डेंस के बारे में देखिए। यहां पे क्या रहेगा कि जो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। मतलब कि अगर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट अगर पास पास में मौजूद हो, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, बीच के जो स्पेसेस हैं वो कंपैरेटिवली क्या हो गए होंगे? कम। आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करते हैं दो टाइप में। एक टाइप कहा जाता है डेंस रेगुलर, और दूसरे को क्या बोलते हैं? डेंस इर्रेगुलर कहते हैं। तो पहला टाइप हुआ आपके पास डेंस रेगुलर। तो अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आप देखिए, यहां पर हमने कुछ ऐसे मान लिया कि ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। यहां इसमें क्या होगा? ये बंडल्स ऑफ फाइबर पाए जा रहे हैं। तो फाइबर का एक बंडल ये, एक और बंडल हमारे पास ये हो गया, एक बंडल यहां पर। तो ये फाइबर्स के कुछ बंडल्स हैं जो कि यहां पर प्रेजेंट है। फाइबर्स के बंडल के बीच में आपको स्पेसेस दिख रहे हैं। फाइबर्स के बंडल के बीच के जो स्पेसेस हैं, वहां पे मौजूद है फाइब्रोब्लास्ट। क्या पाई जाती है? फाइब्रोब्लास्ट। तो हमने क्या कहा कि यहां पर लेयर्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। क्या पाया जा रहा है? लेयर्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। तो अपन ने क्या कहा कि यहां पर है लेयर्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट की लेयर पाई जा रही है, किसके बीच में है? तो बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। तो यहां पर फाइबर्स के पैरेलल बंडल्स पाए जा रहे हैं, और इन पैरेलल बंडल्स के बीच में लेयर किसकी है? फाइब्रोब्लास्ट की। वहीं पर आप देखिए दूसरा टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं डेंस इर्रेगुलर।
अगला टाइप कौन सा आ गया? डेंस इरेगुलर। यहां पर देखिए डेंस रेगुलर में अगर आप देखें तो जो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट थे वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में पाए जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि यहां पर जो फाइबर्स हैं इन डेफिनेट ओरिएंटेशन, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर पाए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पाए जा रहे हैं। जबकि वहीं जब आप बात करेंगे डेंस इरेगुलर की, तो डेंस इरेगुलर में क्या रहेगा कि कुछ फाइबर्स यहां पर इधर की डायरेक्शन में हैं, कुछ फाइबर ऐसे हैं, कुछ फाइबर ऐसे हो गए, कुछ फाइबर ऐसे करके प्रेजेंट हैं, कुछ और फाइबर हैं जो मान लो ऐसे करके प्रेजेंट होंगे। और यहां इन फाइबर्स के बीच के जो स्पेसेस हैं, यहां पर आपको फाइब्रोब्लास्ट और दूसरी सेल्स दिखाई दे। ध्यान देंगे यहां पर सेल्स फाइब्रोब्लास्ट के अलावा भी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फाइब्रोब्लास्ट ही पाई जाएगी। आप जरा एक बार एनसीईआरटी का डेंस इरेगुलर का डायग्राम देखो। क्या फाइब्रोब्लास्ट के अलावा और भी सेल्स हैं? है ना? फाइब्रोब्लास्ट के अलावा दूसरी सेल्स भी पाई जाती है। मतलब इन दोनों ही जगह पर अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि मैक्रोफेज नहीं पाई जाएगी या मास्ट सेल नहीं होगी, पर हमारे मतलब की अभी कौन है? फाइब्रोब्लास्ट। तो हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? फाइब्रोब्लास्ट पर। यहां पर मैंने कहा कि डेंस इरेगुलर में जो फाइबर्स हैं, दीज फाइबर्स इन वेरियस ओरिएंटेशन, फाइबर्स अलग अलग ओरिएंटेशन में हैं। तो फाइबर अलग अलग ओरिएंटेशन में है, और फाइब्रोब्लास्ट एंड अदर सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन। तो फाइब्रोब्लास्ट और दूसरी जो सेल्स हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? इन बिटवीन। तो फाइब्रोब्लास्ट और दूसरी जो सेल्स हैं वो यहां बीच बीच में पाई जाती हैं। तो इसको मैंने क्या कहा? डेंस इरेगुलर कहा। अब यहां डेंस रेगुलर और इरेगुलर के कामों को अगर हम समझना चाहें कि दोनों काम क्या करते हैं, तो अपन एग्जांपल कुछ ऐसे लेते हैं। ये फाइबर का एक बंडल, डन। ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल। रेगुलर में सारे बंडल एक ही ओरिएंटेशन में है, ऐसे करके बीच बीच के जो स्पेसेस बचे वहां पे फाइब्रोब्लास्ट लगी हुई है। अभी अगर आप इसे ऐसे रखें और ऐसे पकड़ के अगर खींचें तो एकता में शक्ति है। क्या ये खींचेगा? नहीं खींचेगा ना, क्योंकि यहां पर आप खींच कहां रहे हैं? फाइबर के ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में। वहीं पर अगर तुम इसे ऐसे पकड़ के खींचने लगो तो क्या अब एकता में शक्ति है? नहीं है ना। मतलब कि ये जो है केवल तभी तक काम करेगा जब तक तुम ताकत यहां से यहां लगाओगे, है ना। अगर तुमने कहीं ताकत इधर लगा दी तो फिर ये सब निकल के भाग जाएगी। यानी कि बॉडी में जहां भी इनका अरेंजमेंट हो, तो अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए कि हमेशा इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाए वो फोर्स हमेशा ऐसे ही लगना चाहिए। कभी फोर्स ऐसे नहीं लग जाना चाहिए। अगर ऐसे फोर्स लगा तो ये फाइबर निकल के भाग जाएंगे, टिश्यू टूट जाएगा। ये वहीं पर इसको आप देखिए, यहां पे कहानी है कि एक फाइबर ये, दूसरा फाइबर ये अलग ओरिएंटेशन में है, तीसरा फाइबर ये है। अगर आप ऊपर से नीचे खींचते हैं तो ये काम आ जाएगा, डायगोनली खींचा ये काम आएगा, अगर आपने हॉरिजॉन्टली खींचा ये काम आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो फाइबर्स हैं वो अलग अलग ओरिएंटेशन में है। इसका मतलब है कि तुम इस पे फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा दो, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी कि चाहे जिधर। अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों में से एक है जिससे मुझे बनाना है एक थ्रेड या एक रस्सी बनानी है, तो रस्सी बनाने में कौन काम आएगा? रेगुलर की रेगुलर। और वहीं अगर मुझे एक हैंकी जैसी कोई शीट बनानी हो तो उसमें काम कौन आएगा? इरेगुलर। यानी कि रेगुलर वाला जो है ये हमेशा क्या बना रहा होता है? तो ये बेटा हमेशा बनाता है कॉर्ड। हमेशा क्या बनाएगा? कॉर्ड बनाएगा। वहीं पर जो इरेगुलर वाला है ये आपका क्या बनाता है? शीट। मतलब कि अगर ध्यान देंगे फिर से
अगर मुझे इसको और इसको जोड़ना है तो मुझे क्या चाहिए, एक रस्सी, क्या लगा दो, रेगुलर, क्या लगेगा, रेगुलर। वही कहा जाए कि इसको ढकना है तो आप क्या चाहिए, शीट, कौन बनेगा, इर्रेगुलर काम आ जाएगा। तो जहां भी अगर कवरिंग बनाओ तो काम कौन आएगा, इर्रेगुलर। और अगर आपने बनाई शीट जो है कॉर्ड, तो काम कौन आएगा, रेगुलर काम आने वाला है। अब ये कहां कहां पर पाए जाते हैं या और कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो इनके टाइप जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपने अभी तक जो क्लासिफिकेशन किया उसके हिसाब से पहला कौन सा था, डेंस रेगुलर। पहले को नाम क्या दिया बेटा, डेंस रेगुलर। अब ये डेंस रेगुलर में ये पूरी कहानी इस बात पर भी तो डिपेंड करेगी कि यहां पे फाइबर पाए कौन से जा रहे हैं। हो सकता है कि व्हाइट फाइबर हो और हो सकता है कि येलो फाइबर हो। अगर व्हाइट फाइबर होंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा, इलास्टिसिटी कम, और येलो हुआ तो इलास्टिसिटी ज्यादा और स्ट्रेंथ कम। यानी कि हमने डेंस रेगुलर में पहला टाइप बनाया व्हाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला कौन सा हुआ, व्हाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। व्हाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन से फाइबर ज्यादा होंगे, व्हाइट। ये आपके अंदर बनाता है बेटा टेंडन। क्या बनाएगा, टेंडन। किस किस के बीच पाया जाता है, तो इट इज बिटवीन बोन टू बोन या मसल एंड बोन, मसल एंड बोन। तो ये पाया जाता है मसल और बोन के बीच। अब यहां समझें कि टेंडन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पाए जाते हैं, क्या कहानी। तो कहानी ये है कि आप देखिए, ये आपकी बाइसेप मसल है, इसको रेडियस अल्ना के साथ इधर जोड़ा है, इधर ह्यूमरस के हेड के साथ जुड़ी हुई है। यहां पे जोड़ने वाला कौन है, टेंडन। इलास्टिक है कि इनइलास्टिक, टेंडन इलास्टिक कि इनइलास्टिक, इनइलास्टिक हुआ ना, क्योंकि फाइबर कौन सा है, व्हाइट, स्ट्रेंथ है इसके अंदर ज्यादा। अब देखिए होता क्या है, जब आपकी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये साइड इसकी ओरिजिन है और ये है इंसर्शन। जो एक्शन होता है वो इंसर्शन वाली साइड पर होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इधर की तरफ से ये क्या करेगा, अब ये रेडियस और अल्ना को पकड़ करके ऊपर खींचेगा, ठीक। अब अगर मान लो यहां पर इस मसल और बोन के बीच में जो यहां थ्रेड लगा हुआ है, ये कॉर्ड अगर इलास्टिक होती तो क्या होता, बाइसेप की लंबाई घटती और इसकी लंबाई बढ़ जाती। तो क्या ये लोअर आर्म के अंदर कोई मूवमेंट होता, नहीं। यहां मूवमेंट हो इसके लिए जरूरी है कि बाइसेप में जितना भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, द सेम कॉन्ट्रैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। अब ये रिफ्लेक्ट होने के लिए इसको कैसा होना चाहिए, इनइलास्टिक। साथ में इसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आप ज्यादा वेट भी उठाएंगे। आपकी बाइसेप को, आपकी बाइसेप जिस टेंडन से आपकी बोन के साथ जुड़ी है, बाइसेप के टेंडन को बोन से निकालने के लिए लगभग आपको 600 किलो फोर्स की जरूरत है। कितना चाहिए, 600 किलो। मतलब कि अगर इस पर 600 किलो का फोर्स लगा के खींचा जाए तब ये यहां से सेपरेट होगा। यह अरेंजमेंट इसलिए किया है क्योंकि आप हमेशा 10-5 किलो नहीं उठाएंगे, कभी मान लो 100-200 किलो भी उठाने की कोशिश की तभी टेंडन निकल के ना भाग जाए। तो यहां पर हमने कहा कि 600 किलो का फोर्स चाहिए इसको अलग करने के लिए, तो इसलिए अपन ने क्या कहा, टेंडन कहां है, मसल और बोन के बीच। टेंडन में इलास्टिसिटी होती है कम और स्ट्रेंथ होती है ज्यादा। वहीं पर व्हाइट फाइब्रस के बाद अगला आता है कि अगर ये हो येलो इलास्टिक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आपके अंदर बनाएगा लिगामेंट। तो बच्चों ये क्या बना देगा, लिगामेंट बनाएगा। और लिगामेंट किस किस के बीच होता है, बोन टू बोन। सो इट इज बिटवीन बोन टू बोन, यानी कि दो बोन्स के बीच में पाया गया जाता है लिगामेंट, जबकि बोन और मसल के बीच क्या होता है, टेंडन।
अब यहां समझना, अगर मैं मान लो अपने हाथ को ऐसे करके मोड़ता हूं या ऐसे करके मोड़ता हूं, तो यहां क्या हो रहा है, रेडियस अल्ना और कार्पल्स इनके बीच में लिगामेंट है, ये लिगामेंट ही तो खींच रहा है, ठीक। या ऐसे करके करूं तो भी क्या हो रहा है, लिगामेंट ही खींच रहा है। अब यहां पर जो लिगामेंट है ये थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। तो यानी कि लिगामेंट में कौन पाया गया, येलो फाइबर पाए गए। अब येलो फाइबर में आपने कहा है कि इलास्टिसिटी तो है पर स्ट्रेंथ क्या है, कम। अब स्ट्रेंथ अगर कम है तो इफ देयर इज एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट को अगर ज्यादा खींच दिया गया, अचानक से लिगामेंट ज्यादा खिंच गया, तो अगर एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्प्रेन। क्या कहा जाता है, स्प्रेन, यानी कि मोच आना। कई बार क्या होता है कि अपना पैर रोड पे चलते हुए अचानक से किसी ऊंची नीची जगह पे पड़ा और उस कंडीशन में मुड़ा और मोच आ जाती है, तो तब क्या हुआ, बोन्स के बीच का लिगामेंट ज्यादा खिंच गया, ज्यादा खिंचा। ज्यादा खिंचने की वजह से क्या हुआ, वहां लोकल इन्फ्लामेशन और पेन होने लगा। उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्प्रेन कहा जाता है। तो पहले ये दोनों टाइप समझ में आते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं डेंस इर्रेगुलर पर। तो अब देखिए, जब आप बात करेंगे डेंस इर्रेगुलर के बारे में, तो ये आपने कहा क्या बनाएगा, कॉर्ड या शीथ, शीथ बनाएगा ना। तो डेंस इर्रेगुलर वाला आपके अंदर क्या बना देगा, शीथ बना देगा, ठीक। अब ये डेंस इर्रेगुलर वाला अगर आपके अंदर बनाएगा शीथ, तो यहां डेंस इर्रेगुलर के टाइप कितने हो जाएंगे, दो। कौन कौन सा, तो पहला इसका टाइप कौन सा हो जाएगा, वाइट फाइब्रस डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला कौन हुआ, वाइट फाइब्रस डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। शीत बनाएगा, ताकत इसके अंदर ज्यादा होगी कि नहीं, होगी ना। अब देखो कहां कहां होगा, तो मैं कुछ जगहों के नाम लूंगा और वो जगह कहां से रिलेटेड है वो आपको बतानी है। तो ये पाया जाता है ड्यूरामीटर पर। कहां होता है ड्यूरामीटर, ब्रेन की मेनिंजेस में से आउटर मोस्ट है। ये पाया जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल पर। कहां होता है, लिवर। तो ग्लिसन्स कैप्सूल किससे रिलेटेड है, लिवर। हेपेटिक ग्लोब्यूल की कवरिंग होती है, रीनल कैप्सूल पर, किडनी। यह पाया जाता है कॉर्निया पर, किससे रिलेटेड है, आई। ध्यान देना, कॉर्निया अब तक दो चीजों का एग्जांपल है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और डेंस इर्रेगुलर। फिर हमने कहा कॉर्निया के बाद पेरिओस्टियम। बताओ किसके अराउंड, बोन के अराउंड। पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज के अराउंड। फिर ये प्रेजेंट होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो बताओ फाइब्रस पेरिकार्डियम किसके अराउंड, हार्ट के ना। अब ध्यान देना, पेरिकार्डियम दो चीजों का एग्जांपल था, एक तो सिंपल स्क्वैमस का और दूसरा यहां पर। वहां जो हमने पेरिकार्डियम की बात की थी, दैट वाज सिरस पेरिकार्डियम, जिसमें पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम आता है। ये जो बात कर रहे हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं। अब यहां पर वाइट फाइब्रस के बाद फिर अगला आ जाता है आपका येलो इलास्टिक डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या हुआ भाई, ऐसे नहीं बनता, बनता है कि नहीं। तो अब देखिए, येलो इलास्टिक डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स में हम देखें तो हम बेटा पहला कहते हैं कि ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द, ये प्रेजेंट होता है इन द स्किन। तो पहला कहां पाया जाता है, इन द स्किन। तो ये पाया जा रहा है इन द स्किन, तो स्किन में प्रेजेंट होता है। ये बनाता है ट्रू वोकल कॉर्ड। क्या बनाएगा, ट्रू वोकल कॉर्ड। हमारी जो वोकल कॉर्ड है उनकी थिकनेस को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये वोकल कॉर्ड किससे बने होते हैं, येलो इलास्टिक से। ये प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कहां पाया जाता है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल।
तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ जगह हैं जहां पर क्या मौजूद है, येलो इलास्टिक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेवरल ईयर ओल्ड ममीज हैं, कई सौ साल पुरानी ममीज हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं या वेन्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, यानी कि टूटी नहीं है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है यहां पर येलो इलास्टिक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का पाया जाना। आप समझना, अगर आप फिजिकली या फोर्स के हिसाब से बात करते हैं तो आपको ज्यादा मजबूत कौन सा फाइबर दिखा था? व्हाइट फाइबर। पर यही व्हाइट फाइबर को अगर तुम पानी में उबाल दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिलेटिन में, यानी कि बहुत जल्दी डिनेचर होता है। ये जो येलो वाला था ये आपको फिजिकली दिखा था कमजोर, पर ऐसे अगर पानी में उबाले तो इस पे कोई असर नहीं होता। इवन यहां तक कि इस पे ट्रिप्सिन और पेप्सिन का भी असर नहीं होता। इसको डाइजेस्ट करने के लिए पर्टिकुलरली एक एंजाइम चाहिए होता है, इलास्टेज। ये इलास्टेज एंजाइम क्योंकि बैक्टीरियल एक्शन के अंदर नहीं बनता, तो मम्मीज पर जब बैक्टीरियल एक्शन वगैरह अगर कुछ हुए करे भी तो उन कंडीशंस में भी ब्लड वेसल की वॉल में ये जो येलो फाइबर पाए गए, ये येलो फाइबर क्या रहे? इंटैक्ट रह गए, इन पे कोई असर नहीं हुआ। तो इस वजह से सेवरल ईयर ओल्ड ममीज की जो ब्लड वेसल हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। ये अभी भी क्या है? इंटैक्ट। कभी जब नीट का एग्जाम हो जाए तो जयपुर जाना, एल्बर्ट हॉल है, एल्बर्ट हॉल में एक मम्मी रखी है, तो मम्मी जाके देख के आना। ठीक, तो अपन ने कहा कि यहाँ पे दो तरीके का है, व्हाइट फाइब्रस डेंस इर्रेगुलर और येलो इलास्टिक। अब देखें इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है टेंडन, लिगामेंट और इन द स्किन। एनसीईआरटी ने कितने एग्जाम्पल लिखे? 3। कौन कौन सा? टेंडन, लिगामेंट और इन द स्किन। ये 3 एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी यहां पर मेंशन कर रही है। ट्रू वोकल कॉर्ड का मतलब है बेटा, जैसे अपन बोल रहे हैं ना, तो वोकल कॉर्ड 2 पेयर होती है। ऊपर वाला जो एक पेयर होता है उसको बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, वो बोलने में मदद नहीं करती है। ट्रू वोकल कॉर्ड को पॉस्चर प्रोवाइड करती है। जो नीचे वाला पेयर है उसको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, जो कि बोलने में मदद करती है। तो यही हमने लिखा है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड। देखिए क्या हुआ, अभी लिखा नहीं क्या? क्वेश्चन बताओ, ऐसा कौन सा खुफिया क्वेश्चन है तो गलत चीज पूछोगे? नहीं, लिगामेंट की वजह से नहीं होती है। वहां पे क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। इंटेग्यूमेंट स्किन, स्किन का ही नाम होता है इंटेग्यूमेंट। लिखा? देखिए, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज के बारे में बात करने के बाद अब अपन बात करते हैं बेटा अबाउट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगला आ गया अपना स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा अगर इतने धीमे लिखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर अब केवल एनिमल टिश्यू पढ़ते रहेंगे। तो अब देखिए, जब आप बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो जैसा कि हमने बात की थी कि ये 2 टाइप का होता है, वैस्कुलर और स्केलेटल। अमंग द स्केलेटल फर्स्ट वन इज कार्टिलेज। तो यहां पर स्केलेटल में से पहला कौन सा था? कार्टिलेज। तो हम पहले कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे कि कार्टिलेज क्या होती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, इसको हमें समझना है। तो आप देखिए, कार्टिलेज को अगर हम बेटा समझें तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड कार्टिलेज देखते हैं कि कार्टिलेज के अंदर होता क्या क्या है। तो आप देखते जाएंगे फटाफट। सबसे पहले कार्टिलेज के बाहर की तरफ यहां पर एक कवरिंग पाई जाती है, और कार्टिलेज के बाहर
जो कवरिंग होती है इसको नाम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या नाम देते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। यहां बात की थी ना। तो कार्टिलेज के जस्ट बाहर की तरफ ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग का नाम क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियम। और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये बना है आपका वाइट फाइब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा ये क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, यानी कि वेस्कुलर होगा कि एवेस्कुलर? वेस्कुलर होता है। तो ये जो पेरिकॉन्ड्रियम वाला पार्ट है ये कैसा रहेगा? वेस्कुलर होगा। तो हमने कहा कि ये वेस्कुलर पार्ट है जिसको आप क्या कह रहे हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। अब इसके अंदर की तरफ यहां पर भरा होगा मैट्रिक्स। तो इसके अंदर की तरफ क्या भरा जाएगा? मैट्रिक्स यहां पर भरा होता है। तो हमने कहा कि इसके अंदर की तरफ ये जितनी जगह है ये पूरी जगह में इसमें क्या भरा जाएगा? मैट्रिक्स। तो ये पूरी जगह में भरा होता है मैट्रिक्स। देख, तो मैंने कहा सबसे बाहर की तरफ क्या था बेटा? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर क्या भरा होगा? तो हमने कहा कि ये भरा है इसके अंदर मैट्रिक्स। तो पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर क्या भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होगा। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। पहला हम कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है यहां पर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट पाए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। तो यहां जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट प्रेजेंट है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स ये सॉलिड होता है, प्लायबल होता है एंड इट रेजिस्ट कंप्रेशन। तो तीन कैरेक्टर्स हम लेते हैं, सॉलिड, प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। तो ये तीन कैरेक्टर यहां पर लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड, प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है इरेजर। हमारा जो इरेजर होता है उसको अगर मैं स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से बात करूं तो लिक्विड, सॉलिड और गैस में से कौन सा है? सॉलिड। क्या इरेजर को थोड़ा बहुत मोड़ा जा सकता है? कैसा है? प्लायबल। अगर इरेजर को हम दबाएं तो हमें ताकत लगानी पड़ती है कि नहीं? अगर हम इरेजर को दबाने में ताकत लगा रहे हैं तो फिर न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि इरेजर भी अंदर से ताकत लगा रहा हो, यानी कि इरेजर दबना चाहता है क्या? यानी कि क्या करता है? रेजिस्ट कंप्रेशन। तो हमने कितने कैरेक्टर्स के बारे में बात की? तीन। पहला सॉलिड, दूसरा प्लायबल, अब मोड़ सकते हैं। रेजिस्ट कंप्रेशन यानी कि अगर आप दबाएंगे तो ये अपोज करेगा, यानी कि कुछ रबर के जैसा इसका मैट्रिक्स होता है। तो यहां पर अंदर की तरफ क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें पेरिकॉन्ड्रियम के पास यानी कि बाहर बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर कुछ सेल्स दिखाई देती हैं। तो मैट्रिक्स में यहां पर देखो बेटा, इधर क्या रहेगा? कुछ सेल्स यहां पर पाई जाएंगी। और यहां मैट्रिक्स के अंदर ये जो सेल्स मौजूद हैं इन सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। इन सेल्स को क्या कहा गया? कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो पेरिकॉन्ड्रियम के पास यानी पेरिकॉन्ड्रियम के ठीक अंदर की तरफ यहां कार्टिलेज बनाने वाली सेल प्रेजेंट होती है एंड दिस कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो यहां पर ये कार्टिलेज बनाने वाली सेल प्रेजेंट है एंड दिस कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल इज नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो मैंने कहा कि यहां पर ये जो सेल है इस सेल को हमने नाम क्या दिया बेटा? कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब जो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है इसके काम क्या होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट करती क्या है? तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल का काम होता है कि ये सिंथेसिस करती है मैट्रिक्स का
सिंथेसिस किसका करेगी? मैट्रिक्स और फाइबर। जितना भी यहां मैट्रिक्स और फाइबर पाए जाएंगे वो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएंगे। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में यही सिमिलर फंक्शन परफॉर्म किया था किसने? फाइब्रोब्लास्ट ने। यहां पर ये काम कौन करता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कहां पाई जाती है? पेरिफेरी पर। तो हमने कहा कॉन्ड्रोब्लास्ट कहां है? एट पेरिफेरी। अब ये अगर पेरिफेरी पर पाई जा रही है और इसी से मैट्रिक्स और फाइबर बनते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कार्टिलेज के अंदर जितनी भी ग्रोथ होगी वो केवल बाहर की तरफ ही होती होगी। पहले कार्टिलेज छोटी रही, कॉन्ड्रोब्लास्ट बाहर की तरफ थी, और मैट्रिक्स और फाइबर बनाया, कार्टिलेज बड़ी हुई और बड़ी हुई, ऐसे करके बड़ी होती गई। यानी कि कार्टिलेज के अंदर हमने कहा कि जो ग्रोथ होती है वो कैसी रहेगी बेटा? यूनिडायरेक्शनल। कार्टिलेज के अंदर ग्रोथ कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है। अब आपने कहा कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये क्या बनाती है? तो अपन ने कहा मैट्रिक्स बनाएंगे, जो हम बना चुके, और क्या बनाती है? फाइबर। तो यहां पर अब ये अगला सिंथेसिस किसका करेगी? फाइबर का। तो हम यहां पर अगर फाइबर्स देखें तो हमें यहां पर कुछ फाइबर्स भी दिखाई देते हैं। ये फाइबर हो सकता है कि प्रेजेंट हो और हो सकता है कि फाइबर ना भी पाए जाए। दोनों ही कंडीशंस यहां पॉसिबल है। तो मैंने यहां पर कहा दैट दीज आर फाइबर्स। तो ये क्या हुआ? फाइबर्स। साथ में मैंने लिखा इफ प्रेजेंट, यानी कि फाइबर अगर पाए जाए तो, यानी कि ये भी हो सकता है कि फाइबर ना हो। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो फिर ये फाइबर या तो कोलेजन के बने होंगे या फिर ये बनेंगे इलास्टिन के, आइदर कोलेजन और इलास्टिन। तो कोलेजन या इलास्टिन से इन फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ये पाए जाएंगे तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम आप देखें तो उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स दिखाए गए हैं। कौन से फाइबर दिखाए एनसीईआरटी ने? कोलेजन फाइबर। अब यहां जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये जब मैच्योर हो, अभी कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? ये इमैच्योर सेल है। तो ध्यान रखना, कॉन्ड्रोब्लास्ट कैसी सेल होती है? इमैच्योर। कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैच्योर होती है तो मैच्योर होने के बाद ये सेल बनाती है कॉन्ड्रोसाइट। कौन सी सेल बनेगी? कॉन्ड्रोसाइट बनती है। और ये कॉन्ड्रोसाइट यहां पे कुछ स्पेसेस के अंदर पाई जाती है। स्पेसेस में मान लो एक स्पेस ये है, एक ये हो गया, एक हमने यहां बना दिया, एक और स्पेस ये हो गया। तो ये कॉन्ड्रोसाइट कुछ स्पेसेस के अंदर पाई जाती है और मैट्रिक्स के अंदर जो स्पेसेस हैं, तो दीज स्पेसेस इन मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं, इन स्पेसेस को हम बेटा नाम देते हैं लैकुनी। क्या कहा जाता है? लैकुनी या लैकुना नाम दिया जाता है। तो आप लैकुनी कहें या इसी का नाम क्या होता है? लैकुना। तो ये लैकुना या लैकुनी क्या है? दीज आर स्पेसेस इन द मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स के जो स्पेसेस हैं इन्हीं के अंदर यहां पर पाई जाती है सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोसाइट, सॉरी कॉन्ड्रोसाइट। और जो कॉन्ड्रोसाइट होगी उसका नंबर एक लैकुनी के अंदर 1 से लेकर के 4 के बीच होता है। यानी कि हो सकता है कि 2 पाई जाए, हो सकता है कि 3 हो, और हो सकता है कि इनका नंबर 4 हो। तो हमने कहा कि यहां पर इनका नंबर एक लैकुनी के अंदर लगभग 1 से लेकर के 4 के बीच होता है। तो अपन ने कहा कि यहां जो मैट्रिक्स है इनको क्या कहा गया? लैकुनी। और ये जो लैकुनी है दे कंटेन 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट। इसके अंदर बेटा कॉन्ड्रोसाइट का नंबर कितना रहेगा? 1 से लेकर के 4 तक कॉन्ड्रोसाइट यहां पर पाए जाते हैं। तो हमने कहा कॉन्ड्रोसाइट्स का नंबर कितना है? 1 से लेकर के 4 के बीच में कॉन्ड्रोसाइट यहां प्रेजेंट होती है। सेल्स में देखें अब तक आप कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट 2 की बात कर चुके हैं, मैट्रिक्स के बारे में आप बात कर चुके हैं, आपने फाइबर्स में बात की कि हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो कोलेजन या इलास्टिक फाइबर्स होंगे। अब यहां पर एक सेल और रह जाती है जिस सेल को कहा जाता है कॉन्ड्रोक्लास्ट। एक सेल का नाम क्या है बेटा? कॉन्ड्रोक्लास्ट।
और ये जो कॉन्ट्रोक्लास्ट है, आप दोनों की स्पेलिंग में अंतर देखें। वहां सेल का नाम क्या था? कॉन्ट्रोप्लास्ट। ये क्या है? कॉन्ट्रोक्लास्ट। तो कॉन्ट्रोक्लास्ट क्या है? ये कार्टिलेज डेस्ट्रॉइंग सेल है। ये क्या है? कार्टिलेज डेस्ट्रॉइंग सेल है, यानी कि कार्टिलेज को नष्ट करने वाली सेल कौन सी कही जाती है? कॉन्ट्रोक्लास्ट कही जाती है। ठीक, यहां आप कहेंगे कि कार्टिलेज में कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल की जरूरत क्यों है? तो इस कहानी को आप कुछ ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कोटा में रोज जो है, हर रोज का काम है कि नई सड़कें बनती हैं, फिर उखाड़ दी जाती हैं, फिर नहीं बनती हैं। जब तक अगर सड़क उखाड़ने वाला डिपार्टमेंट नहीं होगा, तब तक सड़क बनाने वाला डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे? जैसे तुमने जब से एडमिशन दिया होगा, तब से तुम नोटिस कर लो कि उस रोड पे काम चले ही जा रहा है, अंतहीन, मतलब खत्म ही नहीं हो पा रहा। ग्रीन ला के पटक देते हैं, यही लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या खोद के निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर खोद के फिर ठीक कर देंगे, फिर चौथे दिन फिर आ जाएंगे, फिर काम शुरू करो। तो कुल मिला के यहाँ पर जो कॉन्ट्रोक्लास्ट है वो अपना क्या कर रहा है? रोड तोड़ने वाला डिपार्टमेंट है, और कॉन्ट्रोप्लास्ट क्या है? रोड को बनाने वाला डिपार्टमेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ सेल, फाइबर और मैट्रिक्स की बात हुई। फटाफट इसको बनाओ, फिर बात करते हैं कार्टिलेज के टाइप्स के बारे में। क्या बेटा? हाँ, बाहर पहले छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। बड़े से छोटा होगा तो ग्रोथ थोड़ी, तो डी ग्रोथ होगी। तो कहाँ होगा? छोटे से बड़ा होगा, मतलब ग्रोथ कहाँ होगी? बाहर की तरफ। बेटा लिखने के लिए टाइम दिया मैंने, बात करने को नहीं। लिख लिया ना? जो कॉन्ट्रोप्लास्ट है वही मैच्योर होकर के कॉन्ट्रोसाइट बनाते हैं। मतलब कुछ सेल इमेच्योर रहती है, लगातार बाहर बढ़ती जा रही है। कुछ जो मैच्योर हो गई, बीच में छूट गई, जो बीच में छूट गई वही सेल लेकुनी के अंदर आ गए, और उन्हीं को आपने कॉन्ट्रोसाइट कहते हैं। कॉन्ट्रोप्लास्ट ज्यादा एक्टिव है, जबकि कॉन्ट्रोसाइट उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। यूनिडायरेक्शनल इसलिए कि कार्टिलेज पहले इतनी रही होगी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई। मतलब कार्टिलेज में ग्रोथ केवल अंदर से बाहर ही तो हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल। अब देखिए कार्टिलेज के हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। अब ध्यान दो, कार्टिलेज के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं या कार्टिलेज के टाइप्स हैं, तो वो टाइप बेसिकली होते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फाइबर्स पाए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, बाकी कार्टिलेज के मैट्रिक्स के कैरेक्टर की हमने बात करी ली, हमने कार्टिलेज की सेल्स की बात कर दी। फाइबर्स में तो है, या तो नहीं होंगे, या कोलेजन होगा, या इलास्टिक पाया जाएगा। तो अब इसके बेसिस पर हम कार्टिलेज को डिवाइड करते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले टाइप की कार्टिलेज कही जाती है आपकी हाइलाइन। पहले टाइप की कार्टिलेज का नाम क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज। ये जो हाइलाइन वर्ड है, ये वर्ड आया है बेटा हाइलोस वर्ड से। कौन से वर्ड से आया? हाइलोस। और हाइलोस वर्ड का मतलब होता है ग्लास। तो यानी कि जो कार्टिलेज है, ये इसके अंदर बेटा फाइबर्स एब्सेंट है। पहली बात, हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर फाइबर्स क्या रहेंगे? एब्सेंट। इसके अंदर फाइबर्स नहीं पाई जाती। तो हमने जब कहा कि हाइलाइन जो है फाइबर नहीं है, तो हम कौन सी कार्टिलेज की बात कर रहे थे? हाइलाइन के बारे में। अब अगला देखिए, यहां जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स बेटा ट्रांसल्यूसेंट होगा। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या हुआ?
कि यहां पे अपन ने कहा कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच की कंडीशन, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। और साथ में हमने कहा कि इसका कलर होता है ब्लूइश, तो मैट्रिक्स का कलर ब्लूइश एंड मैट्रिक्स विल बी ट्रांसल्यूसेंट। यहां हाइलाइन कार्टिलेज के अब एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल में देखिए सबसे पहला सी शेप्ड रिंग्स ऑन ट्रैकिया। ट्रैकिया पर सी शेप्ड रिंग्स पाई जाती हैं। अपन कहते हैं ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए सी शेप्ड रिंग्स होती है। So those C-shaped rings are made up of hyaline cartilage. Hyaline cartilage के अंदर अगला एग्जांपल यहां पर आ जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब है कि एट एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, कहां पर, एट एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स तो बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड्स पर पाई जाती है। लॉन्ग बोन के एंड्स का यहां मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लूं एक बोन ये है, ये इस बोन का एंड है और ये बोन यहां जाकर के इस दूसरी बोन के साथ जुड़नी है, तो यहां पर जो इसका एंड होगा उस पर क्या होगा कि यहां पर मौजूद है हाइलाइन कार्टिलेज और इधर भी हाइलाइन कार्टिलेज यहां पर प्रेजेंट रहेगी और दोनों के बीच में साइनोवियल जॉइंट बन जाएगा। तो हमने कहा कि ये साइनोवियल जॉइंट यहां जो बनेगा उससे पहले बोन के एंड्स पर आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। एनसीईआरटी इसी के लिए लिखती है लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, तो वहां जो लॉन्ग बोन्स है उनके बारे में बात की है कि वहां पर ये कार्टिलेज पाई जाती है। ये कार्टिलेज पाई जाती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स यानी कि अपना साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के अलावा ये कार्टिलेज पाई जाती है बेटा कोस्टल कार्टिलेज पर। कोस्टल कार्टिलेज क्या है, हमारा स्टर्नम और हमारी रिब्स दोनों के बीच में जो कार्टिलेज मौजूद है, ये हमारी रिब्स हो गई, ये स्टर्नम है। स्टर्नम और रिब्स के बीच की कार्टिलेज का नाम क्या है, कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज के बाद फिर यही बनाता है नेसल सेप्टम। तो क्या बनाएगा, नेसल सेप्टम। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इंजरी में एक पर्सन का जो नेसल सेप्टम है ये डैमेज हो गया, रिपेयर करने के लिए कौन सी कार्टिलेज चाहिए, आंसर क्या होगा, हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन के बाद अब देखिए अगला आता है जिसको हम कहेंगे व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज एज द नेम इटसेल्फ सेज कि यहां पर क्या मौजूद होगा, कौन सा फाइबर, कोलेजन फाइबर। तो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज के केस में कोलेजन फाइबर ज्यादा पाए जाएंगे। अगर कोलेजन फाइबर है तो भाई इससे मजबूत फाइबर तो कोई नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मस्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग होना और हार्ड होना दो अलग अलग बातें हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। सबसे मजबूत कार्टिलेज किसे कहा जाता है, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज को कहेंगे। अब ये जो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है इसमें देखिए यहां पर पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है। इसके अंदर दूसरी बात होती है कि पेरिकॉन्ड्रियम यहां पर एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि आप देखिए पेरिकॉन्ड्रियम में क्या मौजूद था, व्हाइट फाइब्रो टिश्यू मौजूद था। जब अगर अंदर भी पूरे में व्हाइट फाइब्रस टिश्यू भर जाएगा तो रिजल्टेंट क्या, अब यहां अंदर और बाहर में कोई अंतर रह जाएगा, नहीं, जैसा लगभग बाहर था वैसे ही अंदर। तो पेरिकॉन्ड्रियम अलग से आपको दिखना बंद हो जाएगा। मतलब अभी तक क्यों दिख रहा था, क्योंकि यहां कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा थे, अंदर कम पाए जा रहे थे। अब क्या हुआ, अंदर भी खूब कोलेजन फाइबर भर गए, तो अंदर और बाहर का अंतर आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर पेरिकॉन्ड्रियम अलग से नहीं पाया जाता, तो पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। अब जो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो पहला आ जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। पहला एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाएगा। ये कहां पर, दो वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है और इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कंप्रेशन की वजह से या इसके दबने की वजह से हमारे वर्टिब्रल कॉलम में स्लाइड मूवमेंट्स होते हैं। इसका मतलब है एक वर्टिब्रा ये है, दूसरी ये है, दोनों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अगर हम आगे की तरफ झुकते हैं
तो ये डिस्क आगे की तरफ प्रेस होती है, पीछे की तरफ झुके तो पीछे की तरफ प्रेस हुई, बस इतना ही, थोड़ा बहुत मूवमेंट यहां पर हो पाता है। वाइट फाइब्रो कार्टिलेज इसके अलावा और पाई जाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस पर, और क्या होती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पर मौजूद होती है। तो नाउ व्हाट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस? तो हमारा जो पेल्विक गर्डल है उसके अंदर 2 कॉक्सर बोन्स होती हैं। दोनों कॉक्सर बोन्स में से हर बोन में 3 बोन पाई जाती है, इडियम, इस्चियम और प्यूबिस। प्यूबिस किधर होती है? वेंट्रल साइड पर। दोनों साइड की जो प्यूबिक बोन्स हैं वो आगे की तरफ आपस में जुड़ती हैं। जब ये जुड़ेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगी प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि किससे बनी होती है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज थी। तो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज के बाद अगले टाइप की आती है विच इज कॉल्ड एज येलो इलास्टिक कार्टिलेज। अगली कौन सी होगी बेटा? येलो इलास्टिक कार्टिलेज हो जाती है। यानी कि इस कार्टिलेज के केस में कौन से फाइबर ज्यादा पाए जाएंगे? येलो फाइबर। तो जब अगर येलो फाइबर ज्यादा पाए जाए तो इस कंडीशन में हमने इसे क्या कहा? येलो इलास्टिक कार्टिलेज कह दिया। अब ये जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज होती है इसके बारे में हमने कहा कि ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज यही होगी। अब ये जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है कहां कहां पर पाई जाती है? तो एग्जांपल में आपने लिया टिप ऑफ नोज। पहला क्या लिया बेटा? टिप ऑफ नोज। यानी कि हमारी नाक की जो टिप वाला पार्ट है ये किससे बना है? इलास्टिक कार्टिलेज से। वहीं पर अगर कभी कहा जाएगा नेसल सेप्टम तो ये किससे बनेगा? हाइलाइन कार्टिलेज। टिप ऑफ नोज के बाद फिर अगला ले सकते हैं आप ईयर पिन्ना। एनसीईआरटी यहां लिखती है आउटर ईयर जॉइंट्स। ईयर पिन्ना की जगह पर एनसीईआरटी लिखती है आउटर ईयर जॉइंट्स। आउटर ईयर में जॉइंट्स तो नहीं होते, वहां एनसीईआरटी यही ईयर पिन्ना के बारे में ही बात करती है। इसी से बनता है आपका एपिग्लॉटिस। तो आप ध्यान देंगे एपिग्लॉटिस भी अब 2 जगह पे नाम आ गया। एक हमने कहा था नॉन सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम और दूसरा हमने यहां पर इलास्टिक कार्टिलेज में नाम ले लिया। तो यहां पर टिप ऑफ नोज है, ईयर पिन्ना है, एपिग्लॉटिस है, ये सारी स्ट्रक्चर किससे बन रही होती हैं? येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती हैं। तो कार्टिलेज फंडामेंटली अपने पास 3 तरीके की होती है। एक और होती है जिसको कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहा जाता है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज के केस में देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द मैट्रिक्स। ये पाई जाती है हमारे ह्यूमरस और फीमर, इन दोनों बोन्स के हेड वाले पार्ट के अंदर मौजूद होती है, पर बहुत ज्यादा उसके बारे में पूछने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए अपन उस पर फोकस भी नहीं करेंगे। तो कार्टिलेज के बारे में देख लो, एक बार इतनी बात समझ आई? कहीं डाउट? डाउट है? नहीं? चलिए अब बचा बेटा बोन वाला पार्ट। तो बोन के बारे में अपन अब बात करते हैं कल, आज यहां तक रखते हैं। इसमें ये कहा था कि देख यहाँ पे ये जैसे डाइस है, ये प्लेटफॉर्म जब तक ऊंचा है तभी तो अलग सा है। अगर मान ली इधर भी सब इतना ही ऊंचा हो गया तो फिर इसका अलग अस्तित्व खत्म हो गया। तो वैसे ही यहाँ पेरिकॉन्ड्रियम है पर अंदर भी पूरे में व्हाइट फाइबर भर गया, तो व्हाइट फाइबर यहाँ, व्हाइट फाइबर वहां, अंतर तो खत्म ही हो गया।